अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। क्लब की मध्यम रोशनियों में हसीन और चमकदार चेहरे जगमगा रहे थे। पेशावर तितलियां फिजा में चक्कर लगा रही थीं। वो हर मुतवज्जा होने वाले फूल पर बैठती, उसकी जेबें खाली कराती और फिर दूसरे फूल पर जा बैठती। मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ गेम हो रहे थे। रक्स के प्रोग्राम में अभी देर थी। जाम खनक रहे थे, कह उबल रहे थे। हमने कॉफ़ी तलब कर ली। कॉफ़ी के साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी मंगवाई थीं। तालूत दिलचस्प निगाहों से इस पूरे माहौल को देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ झुक कर कहा, ये माहौल अब तक देखी हुई तमाम जगहों से मुख्तलिफ है। हाँ, जिस कदर दौलतमंद तबके की तरफ बढ़ते जाओगे माहौल बदलता जाएगा। ये दौलतमंदों के खेल हैं जिन पर कोई पाबंदी नहीं है। खूब, तो दौलत ने यहाँ खूब हंगामे कर रखे हैं। बहरहाल एक बात का एतराफ़ तो करना पड़ेगा, वो ये कि दौलत ने यहाँ ज़िंदगी को बेहद तेज़ कर दिया है। हर जगह नयापन है। ये लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हैं, बताता हूँ, मैंने कहा और एक खूबसूरत सी लड़की को इशारा कर दिया। लड़की मुस्कुराती हुई हमारे सामने आ बैठी। हेलो, उसने हम दोनों को देखते हुए कहा और फिर उसने दोनों होंठ सिकोड़ लिए। माय गुडनेस, आप दोनों शायद जुड़वा भाई हैं। नहीं, हम अलग अलग पैदा हुए थे। तालूत ने जल्दी से जवाब दिया और लड़की हंस पड़ी। क्या पियोगी, मैंने उससे पूछा। शैम्पेन, लड़की ने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया और बेतकल्लुफ़ी से आगे झुक गई, लेकिन मैंने तालूत की तरफ इशारा कर दिया। ओह, वो शायद बड़ा भाई है, लड़की ने हंसते हुए कहा। बैरे ने शैम्पेन रख दी। वो 3 गिलास लाया था। लड़की बोतल से 3 गिलास बनाने लगी। फिर उसने एक गिलास उठाकर मेरे सामने रखा, दूसरा तालूत के सामने, और फिर उंगली से होंठों पर शराब लगाकर मेरी तरफ बढ़ी। दूसरे हाथ से उसने तालूत का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन तालूत ने जल्दी से हाथ खींच लिया। मैंने भी लड़की से अपने आप को बचा लिया था। ये क्या मुसीबत आ गई, इसे भगाओ आरिफ, तालूत भर्राई हुई आवाज़ में बोला और मैं हंस पड़ा। मेरा दोस्त ज़रा नर्वस किस्म का आदमी है। तुम बोतल ले जाओ और कहीं और बैठकर पियो, मैंने कहा। ओह आई सी। लड़की ने होंठ सिकोड़कर तालूत की तरफ देखा और फिर कुर्सी खिसका कर उठ गई। उसने तीनों गिलास की शराब अपने हलक में उंडेली और चलते चलते तालूत के साथ एक ऐसी हरकत की कि तालूत उछल पड़ा। लड़की हंसती हुई आगे बढ़ गई। मेरा भी हंसी के मारे बुरा हाल था। ये सचमुच लड़की थी? तालूत ने भर्राए हुए लहजे में पूछा। तुम्हें शक है? असली थी मेरा मतलब है बिल्कुल असली। बुलाऊं, उसी से पूछ लो, मैंने कहा और तालूत ने जल्दी से मेरा मुंह भींच लिया। वह हैरानी से दूर जाती हुई लड़की को देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और छत की तरफ देखने लगा। ये सब लड़कियां ऐसी ही हैं? उसने फिर पूछा। हाँ, मैं बता चुका हूँ कि सबकी सब पेशावर हैं। मगर ये कहाँ पैदा होती हैं? मेरा मतलब है ये कहाँ से आती हैं? क्या इनकी पैदावार किसी खास तरीके से होती है? आम लड़कियाँ? ये आम लड़कियाँ तो नहीं हैं। हाँ मेरे दोस्त, इनके अंदर ये हिस्से एक खास अंदाज में जन्म लेती है। आओ दूसरे हिस्से देखें, तालूत ने कहा और हमने अपनी सीटें छोड़ दी। हम वहाँ से टहलते हुए गेम्स रूम में चले गए, जहाँ आला पैमाने पर जुआ हो रहा था। खेलने वालों में मर्द औरतें सभी शामिल थे। तालूत ये सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रहा था और फिर उसकी निगाह एक तरफ उठ गई। गहरी नीले रंग की साड़ी में लिपटा हुआ हसीन जिस्म, घुंघराले बाल, हुस्न बेपनाह था। तालूत उसे देखता रह गया। मैंने कई लम्हात के बाद उसकी महवियत महसूस की थी। तब मेरी निगाह भी उसके ताक़ुब में उठ गई। दर हकीकत दुनिया का मुंतखब हुस्न था। मेरी कैफियत भी तालूत से मुख्तलिफ न थी। उसके 2 बारोब आदमी थे, लेकिन उनका रवैया गुलामों का सा था। वो उसकी बात पर गर्दन झुकाकर जवाब दे रहे थे। देखा, तालूत ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। ऐसी हसीन लड़कियां भी यहाँ इस कदर सस्ती हैं? ओह नहीं तालूत, वो उनमें से नहीं है। क्या मतलब? तालूत चौंक कर बोला। हाँ, वो तमाशबीन है। ओह, तब तो फिर कोशिश की जा सकती है। वो इस तरह की लड़की तो नहीं होगी। क्या वो तुम्हें पसंद आ गई है? मैंने संजीदगी से पूछा। पसंद से भी कुछ ज्यादा, लेकिन मेरा मतलब है वो मामला नहीं जो रेशम के साथ था। यकीन करो मैं अपने वादे पर पाबंद हूँ। अगर तुम्हारा शरारत का मूड नहीं है तो आओ, कोशिश करें। आओ, तालूत ने कहा और हम दोनों आगे बढ़ गए। लड़की एक ट्रेलर के करीब खड़ी हुई थी। जुआ हो रहा था और वो बड़ी बड़ी रकमें लगा रही थी। हम उसके सामने खड़े होकर बज़ाहिर खेल, लेकिन दरअसल उसे देखने लगे। सुर्ख और सफ़ेद गोलियां घूम रही थीं और कोपन मुंतकिल हो रहे थे। इसे कैसे मुखातिब किया जाए? तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। सुर्ख रंग की गोली इसके नंबर पर रुकनी चाहिए। मैंने तालूत को देखा। बाल बराबर इधर उधर ना होगी, तालूत ने जवाब दिया। तब फिर आओ। मैं खिसक कर लड़की की पुश्त पर पहुंच गया। लड़की फिर बहुत से कोपन हार गई थी। बराह करम इस बार 3 नंबर पर लगाइए।
जितनी रकम चाहे लगा दें। मैंने लड़की के कान के करीब सरगोशी की और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके दोनों साथी मुझे इस कदर करीब देखकर कड़ी निगाहों से देखने लगे थे। क्यों? लड़की ने पूछा। आप जीत जाएंगी और अगर हार गई इससे दुगनी रकम पेश कर दूंगा, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। फिर उसने 3 नंबर पर 4 सुरख कोपन रख दिए। हर कोपन 10,000 रुपये की मालियत का था। उसके साथ खेलने वालों ने थूक निकले। इस बार सभी ने बड़ी बड़ी रकमें लगाईं और गोलियां नंबरों पर गर्दिश करने लगीं। तालूत सुरख गोली पर निगाह जमाए हुए था और फिर गोली 3 नंबर पर क्यों न रुकती। लड़की की खुशी से चीख निकल गई थी और उसके दोनों साथी कोपन समेटने लगे। इस बार कौन सा नंबर लगाऊं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जो दिल चाहे लगा दें, जब तक हम यहाँ हैं आपके अलावा कोई न जीत सकेगा। तब लड़की ने बहुत से कोपन एक और नंबर पर रख दिए और एक बार फिर गोली उसके नंबरों पर रुकी थी। वंडरफुल। मगर ये सब कैसे होता है मिस्टर? अब कौन सा नंबर लगाऊं? मैंने कहा ना, जो दिल चाहे लगा दें। किसकी मजाल है जो जीत सके? आप हैरत अंगेज हैं, लड़की ने कहा। उसने फिर एक नंबर लगा दिया। तालूत अपना काम कर रहा था। लड़कियों के साथियों के चेहरे खुशी से गुलनार हो रहे थे। वो जल्दी जल्दी कूपन समेट रहे थे। जरा सी देर में खेलने वाले किल्लाश हो गए। लड़की खुशी से दीवानी हो रही थी और फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मशीन के पास से हटकर लड़की ने हमें शराब पीने की दावत दे डाली। तालूत पर अभी उसकी निगाह नहीं पड़ी थी। शुक्रिया, मेरे भाई भी मेरे साथ हैं। कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाइए। मैं आपसे इसकी तकनीक मालूम करूंगी। ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। मैं यहाँ लाखों हार कर गई हूँ। तारिक, मैंने तालूत को आवाज दी और वो करीब आ गया। लड़की उसे देखकर उछल पड़ी। वो कभी तालूत की शक्ल देख रही थी, कभी मेरी। ओ खुदा, आप दोनों में फर्क नहीं है। आप जुड़वा हैं शायद? हाँ, मेरे भाई मुझसे सिर्फ 12 मिनट बड़े हैं, मैंने जवाब दिया। 12 मिनट? लड़की हंस पड़ी। फिर उसने तालूत से हाथ मिलाते हुए मेरा नाम पूछा। तारिक बटा 2 कह लीजिए, और अगर इसमें दिक्कत हो तो फिर शारिक, मैंने जवाब दिया और वो हंस पड़ी। आप बड़े हैरत अंगेज हैं, बेहद पुरमजाक। आइए, आपके नाम से महरूम रहेंगे। ओह सॉरी, जीतने की खुशी में दीवानी हो रही हूँ। मेरा नाम नरगिस रहमानी है। मेरे वालिद स्टील किंग हैं। शायद आप दाऊद रहमानी के नाम से वाकिफ हों। बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर मिस रहमानी, मैंने कहा और हम दोनों उसके साथ मेज़ पर आ बैठे। उसने हमारी पसंद के मशरूब का ऑर्डर दे दिया और फिर वो हमसे इस खेल के बारे में मालूम करने लगी। सिर्फ सितारा शनासी। मेरे भाई बहुत बड़े नजूमी हैं। 3 नंबर के बाद आपका सितारा बुलंदी पर आ गया। उसके बाद हर नंबर आपका था। हाँ, अगर आप पहले 3 नंबर ना लगाती तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। आप हर नंबर पर हारती रहती। वंडरफुल, वंडरफुल, वो ताज्जुब से बोली। फिर कहने लगी, मैं आधी रकम आपको पेश कर सकती हूँ। मेरे लिए यही क्या कम है कि आज मैं जीत कर जाऊंगी। रकम की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी है। हमारे लिए आपकी दोस्ती काफ़ी है। तारिक आपसे बेहद मुतासिर हैं। मैं भी बहुत थोड़े से वक्त में आप दोनों को बेहद पसंद करने लगी हूँ। क्या आप मेरे मुस्तकिल दोस्तों में शामिल होना पसंद करेंगे? हम में से एक, मैंने साफ़गोई से कहा। दोनों आपके लिए परेशान कौन होंगे? मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है। आप दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं है। तब आप मेरे भाई की दोस्त बन जाएं। आप दोनों ही मेरे दोस्त हैं, इसमें हरज भी क्या है? वह मुस्कुराते हुए बोली। एक मुआहदे के तहत हमारे दोस्त मुश्तरिक नहीं हो सकते। तब फिर आप मेरे दोस्त बन जाएं, उसने कहा और मैंने अजीब सी निगाहों से तालूत को देखा। लेकिन तालूत मुस्कुरा रहा था। फैसला हो गया, अब तुम कुछ ना कहोगे। ये सिर्फ शारिक साहब की जिद है, वरना मैं आप दोनों से मुतासिर हूँ। कल शाम की चाय आप मेरे घर पर मेरे साथ पियेंगे। उसने अपने खूबसूरत परस से एक नन्हा सा कार्ड निकालते हुए कहा। सिर्फ शारिक, मैं अपनी एक और दोस्त से वादा कर चुका हूँ, तालूत ने कहा और मैं उलझी हुई निगाहों से तालूत को देखने लगा। लेकिन तालूत की पेशानी बेशिकन थी। हम काफ़ी देर तक नरगिस से गुफ्तगू करते रहे। माइक पर रक्स शुरू होने का ऐलान हो रहा था। क्या आप रक्स नहीं देखेंगी? मैंने पूछा। नहीं, उसकी इजाज़त नहीं है। बस अब मैं वापस जाऊंगी। कल 5 बजे आपका इंतज़ार करूंगी। ओके, मैंने कहा और वो उठ गई। मैं तालूत के साथ उठकर रक्स के हॉल में वापस आ गया। ये क्या हमाकत थी? मैंने तालूत से कहा। क्या? वो हैरत से बोला। अगर वो हम दोनों की दोस्त बन जाती तो क्या हर्ज था? उसने तुम्हें पसंद किया था। बस कल मैं नहीं जाऊंगा और उससे कोई दोस्ती नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ना हमाकत है। मैं उस पर आशिक नहीं हूँ। तुम मामले की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तालूत ने आंखें निकालते हुए कहा। मगर मेरे दोस्त, तुम भी तो उसे पसंद करते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, मेरे लिए कोई और महबूबा तलाश करो, ये तुम्हारा फर्ज है। बहरहाल वो तुम्हारी है, तालूत ने कहा और मैंने गहरी सांस ली। फिर रक्स शुरू हो गया और तालूत पूरी दिलचस्पी से नाचने वाली रकासाओं को देखने लगा। ये कौन सा रक्स है? थोड़ी देर के बाद तालूत ने पूछा।
दौलत का रक्स, दौलत की कुव्वत का इतराफ़ जो इंसान को बरहना कर देती है। चंद कागज़ के नोटों के इवज़ नुस्वानियत नंगी हो जाती है, शराफत के पर्दे चाक हो जाते हैं, या फिर ये जिनसी भूखों के मजाक का रक्स है। वो सिर्फ बरहनगी देखने आते हैं और रकासाएं उनके आगे हड्डी डालकर चली जाती हैं। इन चक्रों में ना पड़ो तालूत, मैंने कहा, और तुम भी बात बात पर नसीहत न किया करो। देखो ये भी खूबसूरत है, उसने स्टेज पर थिरकने वाली रकासा को देखते हुए कहा। लेकिन ये औरत नहीं है। अगर तुम इसे औरत समझने पर तैयार हो, जो शराब की एक बोतल पर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी थी, तो ठीक है। ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान शिकार है। अरे बाप रे, नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, कुछ और तलाश कर लूंगा, तालूत ने घबराए हुए अंदाज में कहा, और मुझे हंसी आ गई। इसके बाद हम खामोशी से हिजान खेस रक्स देखते रहे। तालूत का चेहरा सुर्ख हो गया था। ना जाने कितनी रात गए, रक्स खत्म हुआ और तमाशाई उठने लगे। तब एक बड़ी बड़ी मूंछों और खतरनाक चेहरे वाला आदमी मेरे करीब पहुंच गया। मिस्टर हयात, उसने गर्दन कदरे खम करके हमारी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। ये आपके लिए है। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया और फिर तेजी से एक तरफ बढ़ गया। शायद नशे में था, तालूत ने कहा, और फिर मेरे बाजू को पकड़े आगे बढ़ गया। ना जाने किस ख्याल से मैंने लिफाफा जेब में रख लिया। हम दोनों बाहर निकल आए। मैंने हस्बे मामूल कार स्टार्ट की और हम गोल्ड स्टार के कंपाउंड से निकल आए। अब तो अपनी रिहाइशगाह पर ही चलेंगे, तालूत ने कहा। लेकिन रासिम, तालूत ने मेरा जुमला पूरा होने से कबल आवाज दी। खादिम हाजिर है आका। रासिम की आवाज कार की पिछली नशिस्त से सुनाई दी। रहनुमाई करो, हम ठीक चल रहे हैं। मैंने वो कोठी सर नासिर हयात के नाम से हासिल कर ली है। हयात? मैं चौंक पड़ा। उस मूंछों वाले ने मुझे हयात के नाम से ही मुखातिब किया था, लेकिन वो कौन था? मैंने जेब में लिफाफा टटोला। लिफाफा मौजूद था। बहरहाल मैंने कुछ ना कहा और कार ड्राइव करता रहा। थोड़ी देर के बाद हम एक खूबसूरत कोठी में दाखिल हो गए। कोठी का मुआयना सुबह करेंगे, मुझे सख्त नींद आ रही है, तालूत ने कहा, और फिर रासिम की तरफ मुड़कर बोला, ख्वाबगाह किस तरफ है? सामने ही मौजूद है आका, रासिम ने जवाब दिया, और तालूत अपनी ख्वाबगाह में चला गया। होटल की बात और थी, लेकिन यहाँ हमारे लिए दो अलग अलग ख्वाबगाहें मौजूद थीं। उस वक्त तालूत नींद के नशे में चूर था, इसलिए उसे कोई बात करना फजूल थी। मैं अपनी ख्वाबगाह में आ गया। यहाँ आराम व आसाइश की हर चीज़ मौजूद थी। मैं जानता था कि रासिम के लिए सब मुश्किल नहीं था। उसने पलक झपकने में ये सब कुछ कर लिया था। जाहिर है वो इस दुनिया का इंसान नहीं था। मैंने एक अलमारी से एक खूबसूरत स्लीपिंग सूट निकाला जो बिल्कुल मेरे नाप का था। उसे पहनकर मैं मुसहरी पर दराज हो गया। बहुत अजीब दिन गुजरा था आज का, बेशुमार वाक़यात से पुर। इतने वाक़यात किसी एक दिन में किसी को पेश ना आए होंगे। मैं सुबह से अब तक के वाक़यात पर निगाहें दौड़ाता रहा और फिर मेरी निगाहों में गहरे नीले रंग की साड़ी में मलबूस एक सफ़ेद चेहरा आ गया, नरगिस। बिलाशुबा वो हसीन थी, इंतहाई खूबसूरत, मॉडर्न। मेरी पिछली ज़िंदगी में तो उस जैसी लड़कियों का तस्वुर अब एक ख्वाब था। मैं उनकी तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़िंदगी में नरगिस का हसूल मुश्किल नहीं था। उसका बाप स्टील किंग कहलाता था, लेकिन मैं अगर चाहता तो तालूत मेरे लिए दौलत के अंबार लगा देता और मैं उस जैसे कई स्टील किंग्स को खरीद सकता था। ऐसी सूरत में नरगिस आसानी से मेरे कब्जे में आ सकती थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला था, नरगिस से शादी करके मैं घरेलू जिंदगी नहीं गुजार सकता था। तालूत मेरा दोस्त था। हम दोनों ने दुनिया देखने का प्रोग्राम बनाया था। मुझे बहरहाल तालूत का साथ देना था, क्योंकि उसी की वजह से मेरी जिंदगी बनी थी। इसके अलावा हम एक मुआहदा भी कर चुके थे कि किसी लड़की के मुस्तकिल चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये तो वादा खिलाफी होगी। नहीं, नरगिस के साथ घरेलू जिंदगी मुमकिन नहीं होगी। हाँ, तालूत की इजाज़त से मैं उसे इश्क कर सकता था, आला पैमाने पर कर सकता था। तालूत इसके लिए मुझे हर आसानी मुहैया कर देता। मैंने एक ठंडी सांस ली। मुझे अपना जहन बदलना होगा। अब आम इंसानों की सी जिंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन है। बहरहाल नरगिस से जब तक दोस्ती चल सके, मुझे तालूत के इशार का ख्याल आया। उसने खुशदिली से नरगिस को मेरे लिए छोड़ दिया था। उसका बंदोबस्त होना भी ज़रूरी है। ये बंदोबस्त मुझे ही करना है। अच्छा बेटा तालूत, तुम भी क्या याद करोगे? मैंने एक ठंडी सांस लेकर सोचा। एक उम्दा तरकीब मेरे जहन में आ गई थी। नरगिस मेरी बीवी नहीं थी, ना ही मुस्तकबिल में मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम था, इसलिए वो हम दोनों की मुश्तरका महबूबा होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तालूत भी जब उससे मिलेगा तो मेरी हैसियत से मिलेगा। मैं उसे इसके लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने फैसला कर लिया और इस फैसले के बाद मैं मुतमईन हो गया। तब मैंने सोने के लिए करवट बदली और करवट बदलते ही मेरे जहन में वो लिफाफा घुस आया जिसे मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था। मैं जल्दी से उठ गया। अपनी कोट की जेब से मैंने लिफाफा निकाल लिया और उसे चाक करने पर एक पर्चा बरामद हुआ। पर्चे पर सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे, मिस्टर हयात, कल रात को 8 बजे हमारे फ़ोन का इंतज़ार करें। हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। XYZ। क्या बात हुई? मैंने सोचा, कौन है, क्या चाहता है?
वैसे हयात कहकर मुखातिब करना हमाकत थी, क्योंकि उन्होंने इस कोठी के बाहर लगी नेम प्लेट से हमारे नाम का तयन किया था। बड़ी बड़ी मूंछों वाला मेरे जहन में उभर आया। सूरत से अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। आखिर कौन था, क्या चाहता था? लिफाफा बंद करके रखने के बाद मैं मसहरी पर आ गया। मेरे जहन में खिलजान था और ना जाने कब तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। फिर नींद ने मुझे इस खिलजान से निजात दिला दी। दूसरी सुबह बड़ी पुरसुकून थी। मैंने अपने कमरे के मुल्हिका बाथरूम में गुस्ल किया और लिबास तब्दील करने के लिए बाहर निकल आया। तालूत के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इजाज़त तलब की। अरे आ जाओ ना मेरी जान, यहाँ मेरी खलवत में कौन है जो तुम इजाज़त ले रहे हो? तालूत की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और मैं एक गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गया। तालूत एक खूबसूरत स्लीपिंग गाउन में आराम कुर्सी पर नीम दराज था। उसका चेहरा निखरा निखरा था, खासा खुश नजर आ रहा था। कहो, रात कैसी गुजरी? काफ़ी देर तक परेशान कुन, उसके बाद पुरसुकून, मैंने जवाब दिया। खूब खूब, जल्दी से वजाहत करो। और हाँ, चाय मंगवाऊं? पूछने की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा और तालूत ने एक तरफ लगा हुआ स्विच दबा दिया। एक बात बताओ, यहाँ मुलाजिम वगैरह मुकामी हैं या सब तुम्हारे गुलाम? सब तुम्हारे ही गुलाम हैं मेरी जान, फिक्र मत करो। हाँ, इन्हें यहाँ के असूल सिखाने पड़ेंगे, तालूत ने जवाब दिया। और फिर एक आदमी के अंदर आने पर उसने चाय के लिए कह दिया। मैं मुंतजिर हूँ। उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। जरूर सोच रहे होगे, काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि सिर्फ ये ख्याल था कि वो तुम्हें भी पसंद है। मेरा ख्याल है इस बात पर झगड़ा हो जाएगा, तालूत ने मुंह फुलाकर कहा। मैं कह चुका हूं कि अब मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही अब मैं किसी पर आशिक होने का इरादा रखता हूं। तुम्हें भी किसी पर आशिक नहीं होने दूंगा। बस तफरीह करो और आगे बढ़ जाओ। तुमने मेरे मुतमईन होने की वजह नहीं पूछी। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा। वो भी बता दो। देखो दोस्त, अगर वो लड़की तफरीह पसंद निकली और इसको मोहब्बत के बारे में संजीदा ना हुई तो फिर वो हम दोनों की मलकियत होगी। यानी कभी तुम शारिक होगे और कभी मैं। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, तालूत ने हथेली पर घोंसा मारकर कहा। आखिर क्यों? हम दोनों समझौता कर चुके हैं, मैंने भी जोरदार आवाज में कहा। बहरहाल देखा जाएगा, तालूत ने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर कहा और फिर मुलाजिम चाय लेकर अंदर आ गया। उसने सलीके से चाय की ट्रॉली हमारे सामने कर दी और मैं आगे बढ़कर चाय बनाने लगा। उसी वक्त मुझे लिफाफा याद आ गया और मैंने उसके बारे में तालूत को बताया। ओह, तालूत ने होंठ सिकोड़ लिए। कौन हो सकता है? मैं भी नहीं समझ सका। खैर, 8 बजने में अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं। अभी से जहन को उलझाने से क्या फ़ायदा? तालूत ने चाय की प्याली होंठों से लगाकर चुस्कियां लेते हुए कहा और मैं भी चाय पीने लगा। चाय पीते पीते तालूत मुस्कुरा कर बोला, वैसे तफरीक के इम्कानात पैदा हो गए हैं, खास तौर से ये लिफाफा और उसकी तहरीर ना जाने क्यों मुझे बड़ी दिलचस्प मालूम हो रही है। छोड़ो इन बातों को, आज का क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। बस तैयार होकर निकलेंगे, सैर तफरी करेंगे। वैसे मैं कल के से दिन का कोई तजुर्बा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तालूत ने कहा। थोड़ी देर के बाद हमने नाश्ता किया और फिर ये इमारत देखने निकल आए। मेरे लिए ख्वाबों की इमारत थी। मैंने कभी ऐसे मकान में रहने का तस्वुर भी नहीं किया था और अब इस ख्याल से दिल की अजीब सी कैफियत हो रही थी कि ये मेरी मलकियत है, मैं इसमें मालिकों की तरह रह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल अब तो सब कुछ हो रहा था। मैं नरगिस से इश्क करने के काबिल भी तो नहीं था। इमारत हमें बहुत पसंद आई। उसे देखने के बाद हम फिर वापस आ गए और फिर एक कमरे में बैठकर प्रोग्राम तय करने लगे। तय ये हुआ कि बाजार की सैर करेंगे, दोपहर का खाना घर वापस आकर खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे, फिर 5 बजे नरगिस के यहाँ चाय पी जाएगी। इस प्रोग्राम पर इसी तरह अमल हुआ। बाजार से हमने कुछ उल्टी सीधी चीजें खरीदी। तालूत ने हस्बे आदत चंद लोगों से मजाक किया, लेकिन आज का कोई भी मजाक किसी संगीत नौयत का हामिल ना था। फिर हम वापस आ गए। खाने की मेज पर अनवा इकसाम के खाने थे। मैं इस शानदार जिंदगी पर तालूत का ममनून हुए बगैर न रह सका। उसने मुझ जैसे इंसान को क्या से क्या बना दिया था। शाम को तकरीबन 4:30 बजे मेरी आंख खुली। मैंने जल्दी से घड़ी में वक्त देखा और फिर बाथरूम में जा घुसा। गुस्ल करने के बाद मैंने खूबसूरत सूट पहना और तैयार हो गया। तब मैंने बाहर निकलकर तालूत को आवाज़ दी, लेकिन तालूत के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक नौकर अंदर की सफाई कर रहा था। साहिब किसी काम से चले गए हैं, ये पर्चा आपके लिए दे गए हैं, उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। मैंने जल्दी से पर्चा लेकर खोला। तुम्हारी जिद की वजह से घबरा कर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जाओ उसे टटोलो। अगर दोनों के काम की हो तब भी ठीक है, और अगर तन्हा तुम्हारे लिए हो तो मुझे एतराज़ नहीं है। मैं भी रात किसी न किसी को तलाश कर लूँगा। मैं दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गया। बहुत बदमाश था, सुबह से इस किस्म की बात नहीं की थी। बहरहाल वक्त कम रह गया था, इसलिए मैं बाहर निकल आया। तालूत के बगैर कहीं जाते हुए अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी। 5 बजने में थोड़ी देर रह गई थी। मैंने बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठकर उसे स्टार्ट किया और कार चिकनी सड़क पर फिसलने लगी। तन्हाई मिली तो अपनी हालत पर गौर करने का मौका मिला। हाँ, ये मैं ही था, आरिफ जमाल,
जो एक मामूली क्लर्क था और जिसने पूरी जिंदगी बस में लटक कर सफर किया था। चमचमाती कारों को देखकर जिसने कभी हसरत से ये नहीं सोचा था कि ऐसी एक कार मेरे पास भी हो, मैं भी एक खूबसूरत कोठी का मालिक हो जाऊं। मैं जानता था कि यह हसरत हिमाकत है, ये तलब बेवकूफ़ी है। 350 रुपये पाने वाले क्लर्क की ज़िंदगी में ये चीज़ें कभी नहीं आ सकती, लेकिन आज सब कुछ मौजूद था। नरगिस के बताए हुए पते को तलाश करता हुआ मैं दाऊद रहमानी की आलीशान कोठी के गेट पर पहुंच गया। एक मुहज्जब चौकीदार ने जल्दी से गेट खोल दिया और मैं कार पोर्टिको में ले गया। सदर गेट में नरगिस 2 लड़कियों और एक दरमियानी उम्र की औरत के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मैं कार से उतर गया और नरगिस चौंक कर मेरे अक्कब में देखने लगी। मैं मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। ओह, मैं नहीं जानती आप तारिक साहिब हैं या शारिक साहिब, बहरहाल दोनों में से कोई भी हों आप। दूसरे साहिब कहाँ हैं? मैं शारिक हूँ नरगिस साहिबा, भाईजान को कुछ काम था, उन्होंने माजरत की है, मैंने कहा। मैंने अपनी इन दोनों सहेलियों को खास तौर से आप दोनों से मुलाकात के लिए बुलाया था। मेरी बात पर उन्हें यकीन नहीं आया था। उनका कहना था कि आप दोनों में ऐसा फ़र्क ज़रूर होगा जिससे आप में इम्तियाज़ किया जा सकता है। नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है, फिर कभी सही। मैंने मुस्कुराते हुए माजरत की। तशरीफ़ लाइए। वैसे आप इन लोगों को बताइए कि क्या आप दोनों में कोई नुमाया फ़र्क है? आवाज़ तक में नहीं, कोई नुमाया या गैर वाज़ेह फ़र्क नहीं है। आप इम्तियाज़ नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। देखते तब बताते, एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। शारिक साहब, ये मेरी आंटी हैं, इन्होंने ही मुझे परवरिश किया है। मेरी माँ बचपन में इंतकाल कर गई थी। ये मेरी दोनों सहेलियाँ उज़मा और सफ़िया हैं, बेहद शरीर। डैडी आज सुबह जर्मनी चले गए, फिर किसी दिन आपको उनसे मिलवाऊंगी। मैंने बूढ़ी औरत को आदाब किया। वो शायद मुलाजमा थी, लेकिन उसे एहतरामन आंटी कहा जाता था, क्योंकि वो हम तीनों को एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में छोड़कर बाहर निकल गई थी। मेरी समझ में नहीं आता शारिक साहब, आपने इस मूज और घोड़े बल्कि घोड़ी को कैसे राम कर लिया? ये तो किसी से मुतासिर नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह इसने आपके गुण गाए हैं हमें बड़ी तशवीश हो गई है। सफ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कह चुकी हूँ शारिक साहब, शैतान से बराह रास्त इनकी अजीज दारी होती है, इसलिए आप इन्हें नस्ल शैतानी समझकर मुआफ़ कर दें। नरगिस जल्दी से बोली, ये अपना राज खुल जाने से परेशान है इसलिए बातें बना रही है, लेकिन बहरहाल हमें इसके मुस्तकबिल का ख्याल है, इसलिए हम मालूमात ज़रूर करेंगे। उस्मा ने बड़ी बूढ़ियों के इसी अंदाज में कहा, अरे मुस्तकबिल की खालाओ, क्या फजूल बातें लेकर बैठी हो, तमीज़ से गुफ्तगू करो। नरगिस ने झिल्ला कर कहा, क्यों शारिक साहब, आपको ये गुफ्तगू पसंद नहीं है? सफ़िया ने पूछा, क्यों नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसी महफिलों से दूर गुजारी है, ये माहौल मेरे लिए बहुत पुरकशिश है। आपके घर में दूसरे लोग नहीं हैं? नरगिस ने पूछा। बस तारिक भाई के अलावा और कोई नहीं है। ओह, नरगिस ने हमदर्दी से कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो तारिक साहिब इनसे कितने बड़े हैं? अभी तो हम कुछ नहीं जानते। उज़मा यहाँ भी चोट करने से बाज न आई, सिर्फ 12 मिनट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फिर तो वो बूढ़े होंगे, सफ़िया ने कहा और मुझे हंसी आ गई। बड़ी शरीर लड़कियां थी। बड़ा दिलचस्प माहौल था। काश ये माहौल मेरा अपना हो जाता, लेकिन अब यह सब कुछ सोचना फजूल था। काफ़ी देर तक यूं ही चौंचें हिलती रहीं। फिर एक मुलाजमा ने आकर चाय लग जाने की इतला दी और हम चारों उठ गए। चाय इंतहाई पुरतकल्लुफ़ थी। चाय की मेज़ पर ही कल रात के वाक़े पर गुफ्तगू चल निकली। मैं उस पुरस्रार वाक़े पर अभी तक हैरत ज़दा हूँ। इस तरह तो आप बहुत से जुए खानों को किलाश कर सकते हैं, नरगिस ने फिर कहा, लेकिन उनकी खुशकिस्मती से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी दौलत है कि मज़ीद की गुंजाइश ही नहीं है, मैंने कहा, और मेरी इस बात से तीनों लड़कियां काफ़ी मरूब हो गईं। फिर सफ़िया ने मुझसे मेरी रिहाइशगाह के बारे में पूछा और मैंने उसे अपनी कोठी का पता बता दिया। अगर हम कभी हाजिर हों तो नागवार तो ना होगा? सफ़िया ने पूछा। मेरी खुशकिस्मती होगी, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है, बच्ची के लिए आना ही होगा, आखिर इसके हाथ पीले करने हैं। उज़मा ने फिर उसी अंदाज में कहा। उज़मा, बदतमीज़ी की हदूद में दाखिल ना हो। नरगिस ने सर्जिश की। मैं खामोश था, लेकिन मेरे दिल में अजीब से ख्यालात बेदार होने लगे। काश ये सब कुछ इसी अंदाज में हो सकता, काश ये हकीकी ज़िंदगी होती। इससे मुझे अपनी फितरत का एहसास हो रहा था। कुछ लोगों की नादानियों ने मुझे गलत रास्तों पर ज़रूर डाल दिया था, लेकिन फितरतन मैं घरेलू माहौल का आदमी था। मुझे एक पुरसुकून और ठहरी हुई ज़िंदगी पसंद थी। नरगिस की आंखों में एक हया आलूद पैगाम था। वो मॉडर्न सोसाइटी की एक फ़र्द ज़रूर थी, लेकिन किरदार ख़राब नहीं था। वो नाइट क्लब में जुआ खेल सकती थी, क्योंकि उसकी ऊंची सोसाइटी में ये मायूब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसमें औरत छुपी हुई थी और मेरी अजीब कैफियत थी। ये औरत मुझे पसंद थी, लेकिन मेरे लिए बेकार। मैं तो अब किसी औरत को नहीं चाहता था। अगर वो तफरी की दिलदादा कोई फैशनेबल लड़की होती तो ठीक थी, उसके औरतपन से मुझे क्या लेना था। मेरे दिल में मुतज़ाद ख्यालात बेदार हो रहे थे। काफ़ी देर तक इसी तरह हंसी मजाक होता रहा। फिर मैंने वापसी की इजाज़त तलब की।
कब मुलाकात होगी मिस्टर शारिक? अगर आप मेरे मकान को इज्जत बख्शें तो खुश नसीबी होगी, मैंने कहा। ज़रूर बख्शेंगी, मेरी पेशगोई नोट कर लें, ज़रूर इज्जत बख्शेंगी, इनके तेवरों से मालूम होता है, सफ़िया ने कहा और नरगिस ने उसकी पीठ पर धूल जमा दी। तब फिर कल की चाय आपके साथ? नरगिस ने कहा। ज़रूर, मैंने जवाब दिया और बाहर निकल आया। लड़कियां मेरे साथ बाहर तक आईं और मैं अपनी कार में बैठकर चल पड़ा। जहन पर एक सुरूर सा तारी था, अंधेरे उजाले। नरगिस बहुत खूबसूरत थी, बेशक वो मुझे पसंद आई थी, उसका हसूल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं बीवी पालने की पोजीशन में नहीं था। कार सड़क पर दौड़ रही थी और मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात थे। तब अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, क्या सोच रहे हो माधोलाल? स्टीयरिंग पर मेरे हाथ बहक गई और मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दिए। फिर पलट कर देखा, तालूत पिछली सीट पर मौजूद था। ये क्या हरकत थी? मैंने मुंह बनाकर पूछा। मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगाना चाहता था कि वो किस किस्म की लड़की है। तो तुम वहाँ मौजूद थे? नहीं, वैसे अपने हिस्से की हर चीज़ खा चुका हूँ। ये दूसरी बात है कि तुम्हें भी मेरे खाने पीने की चीज़ें गायब होने का एहसास नहीं हुआ। बहुत बड़े बदमाश हो तुम। इस दुनिया में आप ही पीर मुर्शद हैं सरकार, मैं किस काबिल हूँ? वैसे लौंडिया ने घायल कर दिया तुम्हें? मैंने चौंक कर पूछा। अजी, हम किस गिनती में हैं? हजूर की बात कर रहा हूँ, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो इन बातों को, इस किस्म की लड़कियों से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्यों? अरे क्या मुझे उससे शादी करके मौत बुलानी है? बस अब तो ऐसी लड़कियां चाहिए जिनके साथ तफरी की जाए। हाँ, ये तो दुरुस्त है। बहरहाल कल उस बेचारी को चाय तो ज़रूर पिला देना। मैं खुद भी तुम्हें उससे इश्क करने का मशवरा नहीं दूंगा। इश्क वगैरह को तो हम अपनी लुगत से खारिज कर चुके हैं। हाँ, मैंने एक और गहरी सांस लेकर कहा और फिर घड़ी देखने लगा। 7:45 बज रहे थे। मुझे लिफाफे का ख्याल आया और मैंने कार की रफ्तार तेज कर दी। 8 बजे का वक्त दिया गया था फ़ोन के लिए, और फिर जिस वक्त हम दोनों अपने कमरे में दाखिल हुए तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैंने लपक कर रिसीवर उठा लिया। तालूत भी मेरे पास आ खड़ा हुआ था। हेलो, मैंने कहा। मिस्टर हयात से बात करना चाहता हूँ। फरमाइए, मैंने कहा। आपको लिफाफा मिल गया था? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, हमने आपका नाम हयात सिर्फ इसलिए तस्वुर कर लिया कि आपकी कोठी पर नेम प्लेट इसी नाम की है। बहरहाल आपका नाम कुछ भी हो, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। बराए करम, क्या आप इसका मौका देंगे? क्या बात है, कहो। फ़ोन पर मुश्किल है, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ़ करें। बहरहाल जो गुफ्तगू हम आपसे करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे अपने हक़ में तस्वुर करें तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी होगी। मैंने तालूत की तरफ देखा और उसने गर्दन हिला दी। तब मैंने कहा, मुझे कहाँ मुलाकात करना होगी? रबर स्क्वायर के बंगला नंबर 112 में। हम आपके मुंतज़िर हैं। मैं पहुँच रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरी तरफ से कहा गया और फ़ोन बंद हो गया। तब मैंने गहरी सांस ली और तालूत की तरफ देखने लगा। मामला दिलचस्प ही है, चलो चलें, तालूत ने कहा और हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लेकिन तालूत ने दरवाज़ा खोला ही था कि मैंने रासिम की झलक देखी। तालूत का ये गुलाम सिर्फ तालूत के कहने से ही नमूदार होता था। पहली बार मैंने उसे खुद ब खुद आते देखा था। तालूत भी चौंक पड़ा। क्या बात है रासिम, आका तन्हाई दे सकेंगे? रासिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा और तालूत हैरत से उसे देखने लगा। फिर उसने मेरी तरफ रुख करके कहा, तुम कार में चलो आरिफ, मैं अभी आता हूँ। और मैं हैरान सा आगे बढ़ गया। ना जाने क्या मामला था। कार में बैठा मैं तालूत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कई मिनट तक वो वापस नहीं आया। फिर मुझे कान के करीब सरगोशी सुनाई दी। तुम चलो आरिफ, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। मगर बात क्या है? मैंने ताज्जुब से पूछा। फुर्सत से बताऊंगा, तुम चलो, तालूत ने कहा और मैं ताज्जुब से गर्दन हिलाने लगा। ना जाने तालूत सरगोशी में क्यों बोल रहा था। तुम वहां पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने पूछा, लेकिन मुझे तालूत की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तालूत, मैंने उसे फिर आवाज़ दी, लेकिन जवाब ना मिला। तब मैंने गहरी सांस ली। ना जाने क्या मामला था, कहाँ चला गया था वो? रासिम ने उसे क्या इतला दी थी? अब तो तफसील उसकी वापसी पर ही मालूम हो सकती थी। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मेरे जहन में फिर लिफाफा घुसा। फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू भी पुरस्रार थी। वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे? उन्होंने इस कदर पुरस्रार अंदाज क्यों इख्तियार किया था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने झुंझलाए हुए अंदाज में गर्दन झटक दी। जो होगा सामने आ जाएगा, फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। फ़ोन पर दिए हुए पते के मुताबिक मैं रबर स्क्वायर की तरफ जा रहा था। यहाँ ज़्यादातर एक मंजिला खुशनुमा बंगले थे। बंगला नंबर 112 को तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। पीतल की प्लेट पर 112 लिखा हुआ था। मैंने कार बंगले की तरफ मोड़ दी। बंगले पर 2 चौकीदार खड़े थे। गेट पर 2 कवि हैकल चौकीदार खड़े थे। उन्होंने गेट खोल दिया। उन्होंने गेट खोलकर मुझे सलाम किया और मैं कार लेकर अंदर दाखिल हो गया। एक खूबसूरत पोर्टिको में मैंने कार रोकी। वहाँ 2 कारें और खड़ी हुई थीं, लेकिन मुझे एक बात पर हैरत हुई।
दोनों में से किसी कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। छोटे कद के एक खुद शक्ल उधेड़ उम्र आदमी ने मेरा इस्तकबाल किया। मिस्टर हयात, उसने गर्दन झुकाए हुए सवालिया अंदाज में पूछा। कह सकते हो, मैंने कहा। वैसे मेरा नाम शारिक है। तशरीफ लाइए, उसने अदब से कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे लिए हुए एक सादा से ड्राइंग रूम में पहुंच गया। तशरीफ रखिए, उसने कहा और मैं बैठ गया। पस्ता कद आदमी बाहर निकल गया और मैंने ड्राइंग रूम का जायजा लिया। काबिल जिक्र कोई बात नहीं थी। फिर दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी और मेरी निगाहें उस तरफ उठ गईं। खूबसूरत पर्दा सरका और एक भारी जिसामत का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके अकब में तकरीबन 35 साल की उम्र की एक औरत थी, जिसके खदोखाल तो हसीन थे, लेकिन उनमें बेपनाह बेबाकी थी। आंखें बादाम की तरह और पुतलियां भूरी थीं। होंठों का उभार बेहद दिलकश था। उसने फेरोजी रंग की चुस्त पतलून और उनाबी शर्ट पहना हुआ था। भारी जिसामत के आदमी की आंखें बहुत छोटी और एक लकीर के मानिंद थीं। सर गंजा था, जिस्मानी अज़ा से सुस्ती का इजहार होता था। रंग बहुत साफ था और बादियों नज़र में वो मगरबी बाशिंदा मालूम होता था। हेलो, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। यह आवाज़ वो नहीं थी जो मैंने फ़ोन पर सुनी थी। हेलो, मैंने खिलाकन कहा। वो दोनों भी मेरे सामने बैठ गई। सबसे पहले तो आप अपना सही नाम बताइए। मेरा नाम शारिक है, मैंने जवाब दिया। मिस्टर हयात कौन है? मेरे चचा थे, इंतकाल कर गए, मैंने झूठ बोला। खूब, आपसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई मिस्टर शारिक। आप मुझे शेखर कह सकती हैं। ये फलमीना है। हम दोनों मुकामी एसआई हैं। मैंने गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। सबसे पहले मैं आपकी माली हालत जानना चाहता हूँ मिस्टर शारिक, शेखर ने कहा। अपने बारे में कुछ बताने से कबल मैं ये जानना पसंद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कुदरती बात है, शेखर ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर फलमीना से बोला, फिल्मीना, क्या तुम मेहमान की तवाज़ो नहीं करोगी? सॉरी, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी से उसने आला दर्जे की शराब और 3 गिलास निकाले और फिर उसने गिलासों में शराब उंडेली और एक खूबसूरत ट्रे में रखकर हमारे सामने आ गई। शुक्रिया, मैं नहीं पीता, मैंने कहा। ओह मिस्टर शारिक, शायद आपने दोस्ताना माहौल को पसंद नहीं किया है। हम आपके दोस्त हैं मिस्टर शारिक, आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, शेखर ने कहा। दुरुस्त है, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि मैं नहीं पीता, मैंने जवाब दिया। ताज्जुब है, गोल्ड स्टार में नजर आने वाले शराब ना पीते हों। बहरहाल आप क्या पीना पसंद करेंगे? मिस्टर शेखर, मैंने संजीदा लहजे में कहा, मुझे आप दोनों के नाम मालूम हो गए हैं। इनका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। इस तरह मेरे जहन में जो खलिश होगी उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं, और जब तक ये खलिश रफा ना हो मैं आपकी दावत कैसे कबूल कर सकता हूँ? शेखर ने अपना गिलास उठा लिया। उसमें से 2-3 चुस्कियाँ लेने के बाद उसने होंठ साफ किए और फिर बोला, दाऊद रहमानी की लड़की नरगिस रहमानी के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। ओह, मैंने चौंक कर कहा। मसलन? मुकम्मल तारुफ यूं है मिस्टर शारिक कि हमें उस लड़की की ज़रूरत है। दरअसल हमारा यही काम है। इस पूरे मुल्क में हमारे स्टेशन हैं। हम मुअज़्ज़िज़ लोगों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। हमारे पास गैर ममालिक से भी ऑर्डर आते रहते हैं। ज़रूरत के मुताबिक हम माकूल कीमत पर लड़कियां बाहर भी भेज देती हैं। इसके अलावा मुकामी तौर पर भी हमारा काफ़ी कारोबार है। अपने तौर पर हम कभी कभी ऐसी लड़कियों को हासिल करते हैं जिनकी भरपूर कीमत मिल जाए। उन्हीं में नरगिस रहमानी है। दाऊद रहमानी स्टील किंग कहलाता है। उसके पास बेपनाह दौलत है। अगर वो अपनी दौलत का एक हिस्सा हमें दे दे तो उस पर क्या आफत आ जाएगी? मसलन 10 करोड़ उसके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। उसका 25% हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। मेरे ख्याल में इसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी दौलत के हसूल के लिए जिद्दोजहद नहीं करनी होगी। मेरे औसान खता हो गए थे। इसका मतलब है कि मैं खतरनाक मुजरिमों के निर्गे में आ घुसा हूँ। चंद लम्हात के लिए मेरा जहन तारीख हो गया, लेकिन फिर मुझे तालूत का ख्याल आया और मैं संभल गया। मेरे पास एक ऐसी कुव्वत थी जो इन लोगों पर भारी थी। चुनाचे मुझे खौफजदा होने की क्या ज़रूरत थी? गोया तुम बुर्दा फरोश हो, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। पुराना और घटिया नाम है। तुम हमें इंटरनेशनल ट्रेडर्स कह सकते हो। बुर्दा फरोशी तो एक महदूद अंदाज़ा है। हम स्मगलिंग करते हैं, कत्ल करते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे दौलत हासिल हो सके। बहुत से ममालिक में हमारे नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हमने उन्हें और बड़ा कर दिया है। मजाल है किसी की जो उनकी तरफ आंख उठाकर देख जाए। ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती हैं। मुमकिन है तुम भी अच्छी माली हैसियत रखते हो, लेकिन 10-20 लाख से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पहले ही काम के लिए तुम्हें 2.5 करोड़ मिल रहे हैं। बोलो, क्या तुम उन्हें ठुकरा दोगे? शेखर ने सवाल किया। अगर मैं ठुकरा दूं तो आपका क्या रवैया होगा मिस्टर शेखर? मैंने सवाल किया। मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझाऊंगा, इस दुनिया के बारे में बताऊंगा जहाँ सिर्फ दौलत से इज्जत है। जितनी दौलत होगी उतनी ही इज्जत होगी, बाकी सब ढिकोसली हैं, शेखर ने मुखलिसाना अंदाज में कहा। लेकिन मुझे क्या करना होगा? नरगिस रहमानी से मेरा क्या ताल्लुक? मैंने कहा।
تعلق کا ہمیں علم ہے، اس کا کئی روز سے تعاقب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باڈی گارڈز کافی چوکس ہیں۔ کل وہ تم سے بہت متاثر معلوم ہوتی تھی، ورنہ پبلک مقامات پر وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ اس کے متاثر ہونے کا اندازہ اس سے لگا کہ آج تم اس کے ہاں چائے پر مدعو تھے۔ خوب، خاصی معلومات ہیں تمہاری۔ بہرحال میری اس سے دوسری ملاقات تھی۔ ایسی شکل میں کیا کر سکتا ہوں؟ معمولی سا کام ہے، اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لو۔ خوبصورت آدمی ہو، وہ نکل نہ سکے گی، اور پھر اسے پھسلا کر یہاں لے آؤ، بس تمہارا کام ختم۔ اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی کو اتنے مختصر کام کا اتنا بڑا معاوضہ نہ ملا ہوگا۔ فرض کرو اگر داؤد رحمانی اس کی اتنی بڑی رقم نہ دے سکے، تمہارے 2.5 کروڑ پھر بھی پکے، ہم اسے کسی ریاست کے شوقین حکمران کو سپلائی کر دیں گے، اتنی رقم ضرور مل جائے گی۔ اور اگر میں اسے محبت کرتا ہوں تو اس احمقانہ خیال کو دل سے نکال دو، وہ یہاں آئے گی، اور اس دوران جب تک اس کے باپ سے گفت و شنید ہو تم اپنی محبت کا خراج وصول کر لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شیکر نے جواب دیا۔ میں پھر وہی سوال کروں گا، اگر میں تمہاری پیشکش ٹھکرا کر یہاں سے جانا چاہوں تو؟ میں نے کہا۔ زندہ نہ جا سکو گے، شیکر نے ہونٹ سکوڑ کر جواب دیا۔ میں نے ہونٹ سکوڑے۔ فلمینا اطمینان سے شراب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت سے فیصلے کر چکا تھا، اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں۔ اس وقت تک کچھ نہ ہو سکے گا جب تک طالوت نہ آ جائے۔ مجھے ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، اگر کسی حماقت میں پڑا تو ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھوں گا۔ میں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، پھر میں نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو مسٹر شیکر۔ کتنا وقت درکار ہے؟ اس نے پوچھا۔ کل صبح جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تم کھانا کھا چکے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ فلمینا کھانے کا بندوبست کرو، معزز مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، شیکر نے کہا اور اپنے گلاس میں بچی ہوئی شراب حلق میں انڈیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولا، ایک بار پھر ایک بزرگ کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں مسٹر شارک، میری پیشکش پر جذبات سے ہٹ کر سوچنا۔ تم خوبصورت آدمی ہو، بات صرف 2.5 کروڑ تک نہیں رہے گی، ممکن ہے اس کے بعد بھی ہم تم سے کام لیں، ہمیشہ 25% تمہارا۔ ہم اپنے آدمیوں کو بھرپور معاوضہ دیتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے انہیں کیا ملا۔ اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر فلمینا کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، اس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی۔ مسٹر شیکر نے غلط نہیں کہا مسٹر شارک، کسی ایک لڑکی کے لیے اعلیٰ مستقبل برباد کر دینا بہت بڑی حماقت ہے، جبکہ دولت حاصل کرنے کے بعد ایک سے ایک حسین لڑکی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آؤ کھانے کے کمرے میں چلیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک بات اور بتا دوں، اس نے راستہ چلتے ہوئے سرگوشی کی، یہاں قدم قدم پر بہترین نشانہ باز موجود ہیں جو دن رات پوری طرح ہوشیار رہتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی کوشش نقصان دہ ہوگی۔ اس نے رک کر میری شکل دیکھی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، میری بات کا یقین اس طرح کرو۔ اس نے میرا فلیٹ ہیٹ لے کر فضا میں اچھال دیا، ڈز ڈز کر کے کئی دھماکے ہوئے اور ہیٹ میں نصف درجن سوراخ ہو گئے۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گولیاں کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر دل ہی دل میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ میں اس انداز میں بھی سوچتا۔ لڑکی مسکراتی ہوئی میرے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور پھر ہم دونوں ایک ڈائننگ روم میں داخل ہو گئے۔ لڑکی نے میرے لیے ایک کرسی کھینچی اور خود بھی دوسری کرسی کھسکا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے میز پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی اور چند منٹ کے بعد کئی ملازم قسم کے آدمی ٹرالیوں میں کھانا رکھے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بے تکلفی سے کھانا کھایا۔ اب تکلف بیکار تھا، اس وقت تک کے لیے پھنسا ہی ہوا تھا جب تک طالوت نہیں آ جاتا، یا پھر ممکن ہے طالوت مجھ سے زیادہ دور نہ ہو۔ بہرحال تنہائی ضروری تھی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر ہم ڈائننگ روم سے نکل آئے۔ آؤ میں تمہیں تمہاری خوابگاہ دکھا دوں، اس نے کہا اور پھر مجھے بنگلے کے آخری حصے میں ایک خوبصورت کمرے میں لے گئی۔ بڑا حسین ماحول تھا، آرام دہ مسہری بچھی ہوئی تھی، آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک دیوار پر ایک ہیجان خیز پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ فلمینو سے دیکھ کر بولی، لباس تبدیل کر لو ڈارلنگ، میں بھی لباس بدل کر آتی ہوں، میں تمہارے دل سے نرگس رحمانی کا خیال مٹا دوں گی۔ میں احمقوں کی طرح اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی اور فلمینا اندر آ گئی۔ کمرے کی رنگین فضا میں سرخ طوفان آ گیا، گہرے سرخ لبادے سے اس کا گلابی مرمری بدن اس طرح چمک رہا تھا جیسے کسی ماہر مصور نے شوق رنگوں سے خوبصورت زاویے کھینچ دیے ہوں۔ اس کے آہستہ آہستہ چلنے سے یہ زاویے بدل رہے تھے۔ میں جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیا تھا اور اب میری کائنات اس کمرے تک محدود ہو گئی تھی جہاں فلمینا کی رعنائیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا
और फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। वेट 69 की बोतल उसके हाथों में जगमगाने लगी। 2 बलोरी जाम लिए वो मेरे करीब आ गई। उसकी आंखों में अनदेखे ख्वाब मचल रहे थे। शराब की बोतल शर्मा रही थी उन आंखों से। उसने दोनों पैमानों में शराब उंडेली और एक पैमाना मेरे मुंह से लगा दिया। पूरे कमरे में मुझे फलमीना के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो मेरे दिल को बहुत भाई थी। मैं उसे ना ठुकराने का तहिया कर चुका था और फिर मैं उसमें जज्ब होकर रह गया। मेरे चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए थे। मैं सब कुछ भूल गया था। मैं सिर्फ ख्वाब देख रहा था। शराब के कई जाम उसने मेरे हलक में उंडेल दिए और मेरी आंखों में धुंधलाहट आ गई। फिर मैंने अपना जिस्म हल्का होता महसूस किया। मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर यह ठंडक एक गर्म लिहाफ से ढक गई। अजीब लिहाफ था। उसका कोई सिरा मेरे हाथ ना आ रहा था ताकि मैं उसे सर तक ओढ़ लूं। उस लिहाफ में गर्मी थी। उसने मेरे जिस्म से सर्दी समेट ली। मेरा जिस्म तपने लगा। उस तपिश में दर्द नहीं था, हल्का हल्का सुरूर महसूस हो रहा था। दुनिया की अच्छी से अच्छी शराब पीने से इस तरह का सुरूर नहीं मिल सकता था। और फिर मुझे एक गहरे सुकून का एहसास हुआ। मेरे जिस्म की तपिश खत्म हो चुकी थी, चुनाचे मैं सुकून की नींद सो गया। सुबह सवेरे में बेदार हुआ तो मेरे मुंह का जायका बहुत खराब हो रहा था। तबीयत भारी भारी थी, सर चकरा रहा था। काफी देर तक मैं आंखें खोले पड़ा छत को तकता रहा। फिर दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी तो चौंक पड़ा। मैंने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरमियानी उम्र की एक औरत अंदर आ रही थी। वो मेरे करीब पहुंचकर मुस्कुराई। उठोगे नहीं? उसने बड़ी बेतकल्लुफी से पूछा। मैं हैरत से उसे देखता रहा। तब उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मसहरी से उठा लिया। वो सामने बाथरूम में है। उसने एक तरफ इशारा किया। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका और मैं तेजी से बाथरूम की तरफ लपका और अंदर दाखिल हो गया। लिबास यहाँ मौजूद है। औरत की आवाज़ सुनाई दी और मैंने आंखें बंद कर लीं। रात के वाक़यात मेरे जहन के पर्दे पर दौड़ने लगे। एक अनोखा सुरूर महसूस होने लगा और मैंने शावर खोल दिया। ठंडे पानी की फवारों ने मेरे जिस्म पर दौड़ती हुई आग को ठंडा कर दिया और मैं गुस्ल करते हुए फलमीना के बारे में सोचता रहा। हसीन औरत थी, हसीन रात थी। बस शराब की कड़वाहट ने हवास छीन लिए थे। वरना मुझे एक और गुनाह का एहसास हुआ। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। ठंडा पानी मेरे सर पर गिरता रहा और सैकड़ों ख्यालात मेरे जहन से टकराते रहे और फिर तान नरगिस रहमानी पर आकर टूटी। उस लड़की के बारे में मैं फैसला कर चुका था। ख्वाह ये लोग मुझे कुछ भी दे दें, कितने ही एहसान मेरे ऊपर लाद दें, इनकी बात मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दफतन मुझे तालूत का ख्याल आया। रात को तालूत कहाँ था? क्या वो उस वक्त मेरे पास था जब मैं फलमीना के जिस्म में छुपा हुआ था? बदमाश तालूत की शरीर निगाहें याद आ गईं और मैं झींप गया। तब मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, लिबास पहना और बाहर निकल आया। कमरा खाली था, औरत जा चुकी थी। तालूत, मैंने आवाज़ दी लेकिन जवाब न मिला। तालूत, मैंने उसे फिर पुकारा। मैं उससे बात करना चाहता था, उन लोगों के मुतालबे के बारे में उसे बताना चाहता था। जाहिर है तालूत ही मुझे माकूल मशवरा दे सकता था। मैं उसी के मशवरे की रोशनी में कोई कदम उठा सकता था, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं था। मुमकिन है रात को आया हो और मुझे मसरूफ़ देखकर खामोशी से वापस चला गया हो। हल्की सी परेशानी मेरे जहन में रींग आई। मैं तालूत से बात किए बगैर इन लोगों से कैसे गुफ्तगू कर सकता था? कई आवाज़ों पर भी तालूत ना आया तो मुझे यकीन हो गया कि वो आसपास मौजूद नहीं है। उसी वक्त 2 आदमी मेरे कमरे में दाखिल हो गए। मिस्टर शेखर नाश्ते के कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो। मैंने एक गहरी सांस ली और उनके साथ चल पड़ा। कई राहदारियों से गुजरकर वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर तशरीफ़ ले जाइए, उनमें से एक ने कहा और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक खूबसूरत डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। उसके पीछे सिर्फ शेखर बैठा हुआ था। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखर। मॉर्निंग। कहिए मिस्टर शारिक, रात कैसी रही? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और मैं मुस्कुरा कर रह गया। तशरीफ़ रखिए। वैसे मेरा ख्याल है आपने फलमीना को मिस रहमानी से कमतर ना पाया होगा। मैंने इस बात का भी कोई जवाब ना दिया। जाहिर है इस बेगैरत बुर्दा फरोश को इस बात की अहमियत का क्या एहसास हो सकता था। तशरीफ़ रखिए, उसने कहा और मैं बैठ गया। इसके बाद नाश्ता बिल्कुल खामोशी से किया गया। नाश्ते से फारिग होकर शेखर ने एक आला दर्जे का गैर मुल्की सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर मुझे पेश कर दिया। मैंने शुक्रिया के साथ सिगरेट ले लिया। उसने अपने खूबसूरत लाइटर से मेरा सिगरेट सुलगाया। फिर अपना सिगरेट सुलगाकर उसने 2-3 गहरे गहरे कश लिए और बोला, फलमीना की कोई हैसियत नहीं है मिस्टर शारिक। ना जाने आप जैसे इंसान अपने जहन में पाकीज़गी, गुनाह और स्वाब का रोग क्यों पाल लेते हैं। जिंदगी तो शराब की बोतल के कॉक की तरह है। इसे महदूद करना जिंदगी की तौहीन है। हर रात नई लड़की,
एक से एक हसीन, और सुबह को उसके जिस्म और सूरत का हर नक्श मिटा दो। दूसरी रात के इंतजार में सिर्फ उसे याद रखो जो तुम्हारे सामने है। दौलत, उसकी हैसियत से कौन इनकार कर सकता है। इज्जत, शोहरत, शराफत, सब कुछ इससे खरीद कर अपना लो। जितना बड़ा दौलतमंद उतना ही शरीफ इंसान। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसने मेरी आंखों में देखा। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा। उसने सिगरेट का एक कश लिया और बोला, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। स्टील किंग सस्ता लोहा खरीदता है, महंगा बेचता है। उसके पास जो दौलत है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। हम किसी ऐसे आदमी से कोई सरोकार नहीं रखते जो बजाते खुद तंग दस्त हो। तुम दाऊद रहमानी के पास चले जाओ, उससे कहो कि तुम एक ज़रूरतमंद इंसान हो। अगर तुम्हें 10,000 रुपये ना मिले तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वह तुम्हें मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में देखेगा, होंठ सिकोड़ेगा और फिर अपने चपड़ासी को बुलाएगा। उससे कहेगा कि इस बेवकूफ़ नौजवान को धक्के देकर बाहर निकाल लो। हालांकि 10,000 रुपये उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते, लेकिन उसे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी ना होगी। भला वो अपनी दौलत से तुम्हारी ज़िंदगी बचाने की कोशिश क्यों करे? हाँ, अपनी लड़की के लिए वो 10 करोड़ रुपए ज़रूर खर्च कर सकता है। आजमाइश शर्त है। फिर तुम्हें एक ऐसे आदमी से हमदर्दी क्यों है जिसे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है? मेरी बात का जवाब दो। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। आपके दलाइल खासे वजनी है मिस्टर शेखर, लेकिन मैं नरगिस रहमान को धोखा नहीं दे सकता, मैंने कहा। फिर वही हमाकत की बात। अरे तुम उसे धोखा कहाँ दे रहे हो? बेशक अपनी मोहब्बत उसके लिए वक्फ कर दो। हमें तो उसके बाप की जेब से 10 करोड़ रुपए चाहिए। अफसोस कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई दलील है तुम्हारे पास? मुझे कायल करने की कोशिश करो। शेखर ने कहा कि तुम ये काम किस बिना पर करना नहीं चाहते। बस मैं अपनी ज़ात को इस फरेब में मुलविस नहीं कर सकता। मैं धोखेबाज और फरेबी नहीं हूँ। ये हर धर्मी और जिद की बात है, शेखर ने कहा। जो दिल चाहे समझ लो, मैंने लापरवाही से कहा। नहीं मेरे हीरो, अभी मैं कुछ नहीं समझूंगा। तुम 7.5 करोड़ रुपए की मालियत रखते हो और मैं उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आओ मेरे साथ। वह कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। मैंने भी कुर्सी छोड़ दी। मैं शेखर के साथ बाहर निकल आया। वो खामोशी से बंगले के एक हिस्से की तरफ चल पड़ा और फिर एक कमरे के सामने हम दोनों रुक गए। मुझे सिर्फ दलाइल की जुबान पसंद है। जब मेरे दलाइल के जवाब में कुछ नहीं कह सकते तो फिर मेरी बात मान लो। मिस्टर शेखर, मुझे आपके घिनौने कारोबार से नफरत है। मासूम लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मैं कोई हिस्सा नहीं ले सकता। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने कहा। असल में मैं दोस्ती की फिजा को उस वक्त तक ख़त्म नहीं करता जब तक दुश्मनी नागुज़ीर ना हो जाए। मिस्टर शारिक, तुम हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हो। हम हर कीमत पर चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करने पर तैयार हो जाओ। तुम अगर चाहो तो नरगिस रहमानी के बाद अपना हिस्सा लेकर हमें छोड़ सकते हो, लेकिन उससे कबल हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं उसके पीछे अंदर पहुंच गया। अजीब सा कमरा था। उसमें सिर्फ 2 दरवाजे थे। फर्श भी नंगा था, दीवारें भी नंगी। कमरे में 2 दरवाजों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दरअसल इंसान ने मुख्तलिफ लिबादे ओढ़ रखे हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे चढ़ा रखे हैं। फिर ज़रूरत है, जिस तरह मेरे लिए तुम एक ज़रूरत हो। मैंने तुमसे इंतहाई दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू की, फ़राइज़ मेज़बानी भी अदा करने की कोशिश की और करता रहूँगा, लेकिन अपनी ज़रूरत को मैं किसी तरह नहीं टाल सकता। उसके लिए मेरे नज़दीक चंद ज़राए हैं। जिस तरह दौलत हासिल करने के लिए मैं दाऊद रहमानी की लड़की को अगवा करना चाहता हूँ, उसी तरह ये भी चाहता हूँ कि उसका ज़रिया तुम बनो। गोया तुम मेरी ज़रूरत हो, और तुम्हारी ज़रूरत अगर वो दौलत नहीं तो ज़िंदगी ज़रूर होगी। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास हो जाए तो मेरी ज़रूरत पूरी करने पर आमादा हो जाना, डेविड। उसने दूसरे कमरे की तरफ रुक करके आवाज़ दी और दूसरे ही लम्हे एक लंबा तिरंगा स्याफाम आदमी बाहर निकल आया। उसके जिस्म पर चुस्त नीली पतलून और सफ़ेद बुनियान थी। यस बॉस, उसने गर्दन झुकाकर कहा। मिस्टर शारिक मेरी ज़रूरत पूरी करने पर आमादा नहीं है, तुम इन्हें आमादा करने की कोशिश करो। यस बॉस, उसने उसी अंदाज में कहा। ओके मिस्टर शारिक, आपकी आमादगी के बाद ही मुलाकात होगी, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डेविड की शक्ल देखकर ही मुझे एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है। मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। फिर मैंने सोचा मेरी हैसियत ही क्या है, एक मफरूर मुजरिम जिसकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजर सकती है। क्या हैसियत है उस ज़िंदगी की? कब तक मैं तालूत के सहारे चलूंगा? अगर नरगिस रहमानी बच जाए तो ये एहसास तो रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। ना जाने कमबख्त तालूत कहाँ है। तालूत, मैंने उसे फिर आवाज़ दी, लेकिन वो बदबख्त कहीं दूर ही निकल गया था। सॉट्रे, रॉबिन, कम इन। देवकामत, डेविड ने किसी को आवाज़ दी और उसी वक्त दूसरे दरवाजे से 2 और आदमी अंदर आ गए। ये भी सूरत से बदमाश मालूम होते थे। उन्होंने रंगीन लिबासों के साथ फुटबॉल बूट पहन रखे थे जो उस वक्त मेरी समझ में नहीं आए। कोट उतार दीजिए मिस्टर,
ڈیوڈ نے بڑی شرافت سے کہا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سرد آواز میں پوچھا۔ میں کسی سوال کا عادی نہیں ہوں، کوٹ اتار دو۔ ڈیوڈ کا لہجہ سخت ہو گیا، وہ کسی شکاری کتے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے کوٹ اتار دیا، جسے اس نے میرے ہاتھ سے لے کر احتیاط سے اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ تب دونوں خطرناک آدمی میرے دو طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنا جسم تولنے لگے۔ عجیب مضحکہ خیز نظر آ رہے تھے وہ دونوں، لیکن دوسرے لمحے ان میں سے ایک فضا میں اچھلا اور اس کے بوٹ کی ٹھوکر میرے گھٹنے پر پڑی۔ میرے منہ سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔ ابھی میں اس چوٹ سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ دوسرے آدمی نے میری ٹانگ کے جوڑ کو ٹھوکر ماری اور میں توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ دوسرے لمحے میں زمین پر پڑا تھا۔ گھٹنے کی چوٹ سے میں بلبلا گیا اور وہ دونوں لڑاکا مرغے کی طرح گردن جھکائے میرے گرد چکر کاٹ رہے تھے، جیسے میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تاہم اس طرح پڑے رہنا بھی مردانگی کے خلاف تھا۔ اب میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ مداخلت کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکوں۔ میں گھٹنے کی چوٹ بھول کر پھرتی سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ دونوں بدماش اپنے کام میں ماہر تھے۔ کھٹا کھٹ دو ٹھوکریں میری پنڈلی اور کمر پر پڑی اور میں سنبھلنے کی کوشش میں دیوار سے جا ٹکرایا، اور مجھے نہ گرتے دیکھ کر ان دونوں کو غصہ آ گیا۔ اب لگاتار ٹھوکریں میرے جسم پر پڑ رہی تھیں۔ ہر ٹھوکر پر میرے منہ سے کراہ نکل جاتی۔ میں فٹ بال ہی کی طرح لڑکتا پھر رہا تھا اور ڈیوڈ کونے میں میرا کوٹ سنبھالے ہوئے تھا۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ دونوں رک گئے۔ ہاں جوان، کیا خیال ہے؟ باس کی مرضی پورا ہوگا؟ بقومت کتے ذلیل۔ اس بار میں کوشش کر کے ڈیوڈ پر ہی چڑھ دوڑا، لیکن دونوں میں سے ایک نے راستے میں ہی مجھے سنبھال لیا۔ اس کی ٹھوکر میری کمر پر پڑی اور میں ڈیوڈ کے قدموں میں جا گرا۔ ڈیوڈ نے بھی پھرتی سے ایک ٹھوکر رسید کر کے اپنی ٹانگوں کو میرے ہاتھوں کی گرفت سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ٹھوکر فیصلہ کن تھی کیونکہ میرے سر پر پڑی تھی۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش نہ آتا تو اچھا تھا، لیکن جسم میں سخت تکلیف تھی، جگہ جگہ ابھار تھے، کانوں میں سیٹیاں گونج رہی تھیں۔ اٹھو، یہ پی لو، تکلیف رفع ہو جائے گی۔ ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں چونک پڑا۔ تکلیف کے باوجود میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ایک سرخ و سفید چہرہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کے بال جدید فیشن کے مطابق کٹے ہوئے تھے، جسم سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، دلکش نقش و نگار، سیاہ آنکھیں، بھرے ہوئے ہونٹ۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے سفید دانتوں کی چمک سے میری آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ پھر اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے گلاس پر نگاہ ڈالی۔ پیلے رنگ کا سیال تھا، نہ جانے کیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور وہ مجھے سہارا دینے کے لیے جھک گئی۔ میں نے اپنے شانے پر اس کے گداز جسم کا بوجھ محسوس کیا۔ اس تکلیف دہ حالت کے باوجود میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بہرحال میں اس کے سہارے سے اٹھ گیا اور اس نے باقاعدہ میرے جسم کا بوجھ سنبھال لیا تھا۔ تب میں نے سیال کا گلاس لے کر ہونٹوں سے لگا لیا اور گلاس خالی کر کے اسے واپس کر دیا۔ شکریہ، میں نے اسے کہا اور وہ مجھے لٹا کر اٹھ گئی۔ میں نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اس کے گداز جسم کو دیکھا۔ اس کا قد 5 فٹ سے کم تھا، کمر بے حد پتلی، عمر بھی 17-18 سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس کے چہرے سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ گلاس رکھ کر وہ پلٹی، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ بوٹے سے قد کی نوخیز لڑکی، حسین ترین کہی جا سکتی تھی۔ جسمانی اعتبار سے بھی وہ کافی دلکش اور موزوں تھی، لیکن ان تمام باتوں کو سوچنے سے پہلے مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے تھا کہ وہ کون تھی، اور میں نے اسے یہ سوال کر دیا، تم کون ہو؟ جینی، اس نے جواب دیا۔ جیسے میں اس نام سے اچھی طرح واقف ہوں، میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب میں نے اچانک محسوس کیا جیسے میرے جسم کا درد رفع ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیا جادو اثر دوا تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل تر و تازہ تھا۔ میں نے کوہنیوں کے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کی اور جینی نے مجھے پھر سہارا دیا۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہا جینی؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت 8 بج رہی ہیں، کیا تم بھوک نہیں محسوس کر رہے؟ سخت، میں نے کہا۔ واقعی مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ تب میں کھانا لے آؤں، اس نے کہا اور میں سیری سے اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ میری نگاہیں اس کے حسین سراپا کا جائزہ لے رہی تھیں، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے گہری سانس لی۔ میں بدستور شیکر کی قید میں تھا۔ وہ ذلیل انسان مجھے پاگل کر دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن یہ کمبخت تالوت کہاں مر گیا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا؟ کیا وہ مجھ سے اکتا گیا؟ تالوت، میں نے بھینچے ہوئے لہجے میں آواز دی، لیکن وہی سناٹا، وہی خاموشی۔ میرے ہاتھ پاؤں سرد پڑنے لگے۔ بھیانک مستقبل میرے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ اگر تالوت چلا گیا ہے تو اب میں کیا کروں؟ میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں پریشانیاں کروٹیں بدلتی رہیں، اور پھر وہ کھانا لے کر آ گئی۔ ایک خوبصورت ٹرالی میں بہت سی پلیٹیں چنی ہوئی تھیں۔ اس نے ٹرالی میرے سامنے رکھ دی۔ میں مسحری سے اتر آیا، باتھ روم میں جا کر کلی کی، دانت صاف کیے اور پھر کھانے کے لیے سامنے آ گیا۔ آؤ تم بھی کھا لو، میں نے اسے مدعو کیا۔ شکریہ، میں کھا چکی ہوں، اس نے کہا اور میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر مجھے کوئی خیال آیا اور میں نے اس سے پوچھا، فلمینا کہاں ہے؟ جینی، آج میری ڈیوٹی ہے، وہ چھٹی پر ہے۔ اوہ، میں نے کہا۔
اگر یہ ڈیوٹی وہی ہے جو فلمینا نے انجام دی تھی تو بہت خوب ہے، کم از کم اس معاملے میں شیکر کا شکریہ ادا کرنا بد اخلاقی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور کھانا کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد جینی میرے لیے کافی اور سگریٹ لے آئی۔ زود اثر دوا نے میرے جسم سے تکلیف رفع کر دی تھی۔ کافی اور سگریٹ سے ذہنی تھکن رفع ہو گئی۔ میں نے جینی کو دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور ایک الماری سے شراب کی بوتل نکال لائی۔ پچھلی رات کی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ میں اپنے ذہن کو ان بے شمار پریشان کن خیالات سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے گناہ و ثواب کی کہانی بھلا دی اور جینی کے ہاتھ سے جام لے لیا۔ کئی پیگ پینے کے بعد میرا موڈ بہت خوشگوار ہو گیا۔ اب مجھے جینی کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ جینی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی۔ جینی، میں نے اس کے ایک ایک نقش کو ذہن میں اتار لیا اور پھر میں گہری نیند سو گیا۔